हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडियन फार्मर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं भाई टिंडा की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। टिंडे की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कितनी लागत लगती है, उत्पादन लाइफ साइकिल, मुनाफा से लेकर कौन सी बीमारी आती है और उन्हें हम कैसे समय रहते कंट्रोल रोकथाम कर सकते हैं। खाद के बारे में बताएंगे, सस्ती हो अच्छी हो। तो कुल मिला के इस वीडियो पर आपको टिंडे की संपूर्ण जानकारी शेयर की जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिंडे की खेती कब करें, यानी अनुकूल समय, सूटेबल समय। तो आप बरसात के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीना सबसे बेस्ट माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बात कर लेते हैं गर्मियों की। तो गर्मियों पर फरवरी और मार्च, फरवरी का जो अंतिम सप्ताह होता है, फरवरी और मार्च काफ़ी परफेक्ट टाइमिंग माना जाता है। बात कर लेते हैं टेम्परेचर और जलवायु। तो टिंडे की जो क्रॉप है, देखिए गर्मियों पर भी हो जाती है, ठंड के दिनों पर भी हो जाती है और इसके अलावा बरसात के दिनों पर भी काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है। लेकिन बरसात पर खेती कर रहे हैं तो लगभग बरसात के आने पर, जैसे ही बरसात का आगमन हो जाता है उस टाइम नहीं, बल्कि आप जुलाई अगस्त महीने पर आप खेती कर रहे हैं। और गर्मियों के लिए फरवरी मार्च। जलवायु और तापक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्रॉप है, इसके लिए मध्यम तापक्रम की आवश्यकता होती है। और टेम्परेचर के बारे में बात करें तो दोस्तों, न्यूनतम टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35, 36, 37 और 38 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चल जाता है। बस 40 से 42 के आसपास पर यदि टेम्परेचर है तो फ्लूइड ड्रॉपनेस की समस्या आती है और पीलापन की समस्या आती है। यदि फरवरी मार्च के आसपास, अप्रैल पर यदि 38 तक 40 तक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उपयुक्त भूमि और खेत की तैयारी। तो टिंडे की क्रॉप के लिए जड़ों का अच्छे से विकास हो तो इसके लिए उपयुक्त मात्रा पर जीवांश पदार्थ वाली भूमि चल जाती है। बस मिट्टी पर जितना ज़्यादा भुरभुरी होगी, यानी मिट्टी पर जितनी अच्छी जीवाश्म पदार्थ होंगे तो उतनी ही अच्छी उपज देखने के लिए मिलेगी। बाकी आप काली दोमट, चिकनी दोमट, पीली दोमट है, काली भूमि है, हल्की भूमि है, तो भी आप हमारे किसान भाई टिंडे की खेती कर सकते हैं। बस पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। और खेत की तैयारी सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले तोता हल से पहली और दूसरी प्लोइंग आपको कराना है। और अंतिम जुताई में आप एक काम कर सकते हैं कि मिट्टी भुरभुरी कराने वाले अंतर रोटोवेटर या फिर कल्टीवेटर से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब बेड आप विधि से खेती कर रहे हैं टिंडे की, और बेड विधि से ही खेती कर सकते हैं। बाकी आप ओपन फील्ड फार्मिंग भी खेती कर सकते हैं। तो बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो बेड जब तैयार करें तो 20 से 25 किलोग्राम और अधिकतम 50 किलोग्राम जिप्सम यदि आप प्रयोग करते हैं 1 एकड़ में खेत तैयारी करते समय, यानी बुआई करने से जस्ट पहले रोटोवेटर चलाते समय 50 किलोग्राम जिप्सम से यदि आप 1 एकड़ पर प्रयोग करते हैं तो पैदावार में कम से कम 5 से 6 क्विंटल ज़्यादा ही उत्पादन प्राप्त हमको होगा। यह इनडायरेक्टली बात है, एकदम किसी को पता नहीं रहती है। बाकी यह काम आपको ज़रूर करना चाहिए। और जल भराव ना हो खेत पर, बस सभी प्रकार की सोयल पर आप टिंडे की खेती कर सकते हैं। आइए बात करते हैं उन्नतशील किस्मों। जो कि सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्में सागर सीड्स की नरेश आती है, माहिको की MTNH फर्स्ट आती है, माहिको की ही माही टिंडा के नाम से आती है, ईस्ट वेस्ट कंपनी की बटिंडा के नाम से आती है, बटिंडा 409। इसके अलावा कैलाश की चित्रा के नाम से आती है। इसके अलावा टिंडा सीड्स की लुधियाना ग्रीन वैली के नाम से आती है और प्रमुख रूप से ईस्ट वेस्ट कंपनी की कुबेर के नाम से आती है। तो इन वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। 5 से 6 जो हमने वैरायटी बताई है डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे से उत्पादन आप इन वैरायटी से निकाल सकते हैं। किसान भाई निकाल रहे हैं, हमने खुद इन वैरायटी का काफ़ी अच्छी यील्ड प्राप्त की है। इन वैरायटी से प्लांट डिस्टेंस, यानी कितनी दूरी पर हमको स्विंग बुआई करनी चाहिए। तो आइए समझते हैं। देखिए टिंडे की बुआई 2 मेथड से की
जाती है। एक तो बस बांस विधि से खेती कर सकते हैं और दूसरी ओपन फील्ड फार्मिंग साधारण विधि से खेती कर सकते हैं। यदि आप बांसों में कुछ इस प्रकार जो वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार यदि आप मंडप विधि से खेती करते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि सिंगल बेड पर आप सिंगल बांस को गड़ा करके आप पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आप 3 से 3.5 फीट रख सकते हैं। मंडप की ऊंचाई तो दोस्तों आपको रखनी है 6 से 7 फीट, यानी सिंगल मंडप आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा साधारण विधि से खेती कर रहे हैं तो भी ड्रिप मल्चिंग लगा सकते हैं, यानी आप शाखा को ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। यदि बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं या फिर गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं, ज़्यादा उत्पादन निकालना है, सीक्रेट सुनिए समझिए। आइए समझते हैं। यदि आप गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो मंडप तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बरसात के दिनों पर आप टिंडे की खेती कर रहे हैं तो बांस के मंडप ज़रूर तैयार करें। तो इस प्रकार हमने बांस के मंडप पर आपको डिस्टेंस बता दिया है। यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 3 फीट रखनी है और लाइन या नाली से नाली की दूरी आपको रखनी है 4.5 फीट, 4 से 4.5 फीट। और आपको जो सीड्स की डेप्थ रखनी है लगभग आप ये देख लीजिए दोस्तों, लगभग 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बीजों की सीड्स की बुआई आप डायरेक्ट रूप से कर सकते हैं। नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ही बुआई करें, ज़्यादा खर्च फसल पर नहीं रहता है और मुनाफा भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। चाहे गर्मियों पर हो, चाहे बरसात पर हो, चाहे सर्दियों पर हो, ऐसे क्रॉप की कीमत 12 महीने काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलती हैं। यदि आप ऑफ सीज़न पर खेती करते हैं तो बाज़ार भाव भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। आइए बात करते हैं बेड तैयार। तो बेड तैयार मेकर का बेड ड्रॉपर से बेड को तैयार करा सकते हैं। तो बेड विधि से यदि आप टिंडे की खेती कर रहे हैं, जो कि वीडियो पर देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी उपज आपको प्राप्त होगी, 100% बात गारंटेड है। तो आपको किस प्रकार बेड मेकर, बेड ड्रायर जो कि वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार आपको बेड तैयार कराना है। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखनी है और बेड से बेड की दूरी आपको रखनी है किसान भाइयों 4 फीट। बाकी आप चाहे तो शाखा को ऊपर भी चढ़ा सकते हैं या फिर धरती पर भी पड़ी रह सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार भी हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं बेड तैयार करके। बात कर लेते हैं मल्चिंग पेपर। तो मल्चिंग पेपर कितने माइक्रोन का होना चाहिए? 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा दीजिए। मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का काफ़ी अच्छा रहता है। 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च मल्चिंग पेपर में आएगा। और बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिंचाई के लिए। यदि आप नाली विधि से खेती कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ओपन फील्ड सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन ड्रिप लगा रहे हैं तो 16 mm इन लाइन काफ़ी बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो इस प्रकार आप ड्रिप लगा रहे हैं तो 16 mm इन लाइन 100 फीट 1.5 फीट बटन वाली आप लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं बेसल डोज यानी बुआई के समय खाद। तो आप एक बात समझ लीजिए कि यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो इन सभी खादों को मिक्स करके प्रति एकड़ गड्ढे 50 ग्राम ठीक तरीके से गोबर की खाद और इस खाद को 50 ग्राम ठीक तरीके से मिट्टी में बुआई कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप बेड से खेती कर रहे हैं तो बेड बनाकर यदि आप खेती कर रहे हैं तो इसके लिए 50 किलोग्राम आपको SSP पाउडर फॉर्म वाली लेना है, 50 किलोग्राम DAP लेना है और 20 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश, और सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में 3 ट्रॉली गोबर की खाद, इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स करके आपको बेड के ऊपर ठीक तरीके से देना है। तो इससे जो प्रबंधन, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, काफ़ी अच्छे से फसल पैदावार होती है और बढ़वार और ग्रीननेस तो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार आपको जब आप खेत की तैयारी करते हैं, बेड तैयार करते समय या बुआई करते समय जो खाद देना है, DAP, SSP, MOP, और आप रिजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर क्लोरोपायरीफॉस यदि दीमक की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो पर एकड़ सीड्स, यदि आप टिंडे की खेती करते हैं तो पर एकड़ सीड्स की कितनी ज़रूरत आपको सीड्स की पड़ेगी? तो सीड्स की रिक्वायरमेंट डिस्टेंस के हिसाब से कम और ज़्यादा हो सकती है। यदि आप 3-3, 4-4 सीड्स की बुआई करेंगे तो ज़्यादा सीड्स की क्वांटिटी की आवश्यकता होगी। जो हमने आपको डिस्टेंस बताया है 3-3 फिर और जो हमने आपको दूरी बताई है, इस प्रकार यदि आप 1 एकड़ पर बुआई करते हैं
तो तकरीबन 1.2 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम से लेकर 1200 ग्राम लगभग 1500 ग्राम के आसपास सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है 1 एकड़ पर। यह जो डिस्टेंस है दोस्तों, दूरी के हिसाब से कम और ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको जिस हिसाब से बुआई कर रहे हैं उस हिसाब से आपको सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी। बात करते हैं सीड्स ट्रीटमेंट। तो बीज उपचार करने के लिए जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। बीज उपचार आप चाहे तो ट्राइकोडर्मा से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 1 किलोग्राम बीजों को 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करने में काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है और बीमारी भी नहीं आती है। या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से भी कर सकते हैं। आप 1 किलोग्राम बीजों को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट से बीजों का उपचार आप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं बुआई यानी सोयल। तो आपको टिंडे की बुआई किस प्रकार करना चाहिए। आप डायरेक्ट फील्ड पर आप बीजों की बुआई कर सकते हैं और एक बेड पर यदि आप बेड विधि से मल्चिंग बेड विधि से खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो एक बेड पर आप सिंगल लाइन की ही बुआई करें। फार्मर्स टिंडे की बुआई डबल लाइन पर करते हैं जिससे उत्पादन घट जाता है। बाकी आप सिंगल लाइन पर ही आपको एक बेड पर सिंगल लाइन पर आपको बुआई करनी चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो सिंचाई किस प्रकार करना है। टिंडे की फसल पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो कितनी आवश्यकता होती है आइए समझते हैं। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर आप 1.5 से 2 घंटे सिंचाई करेंगे तो भी वाटर मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छे से सुधार के रख पाएंगे। और यदि आप नाली विधि से खेती कर रहे हैं तो 10-10 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी विट कंट्रोल। तो खरपतवार की रोकथाम किस प्रकार करना है। देखिए, खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बजाय ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है निराई गुड़ाई। पहली निराई गुड़ाई 30 से 35 दिन के आसपास की जब फसल होती है और दूसरी निराई गुड़ाई 60 से 65 दिन के आसपास की होती है तो सेकंड निराई गुड़ाई करने से फसल में बढ़वार पैदावार उपज काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलती है। फसल भी हरी भरी रहती है, रोग बीमारी कम आती हैं। खेत में जितनी ज़्यादा खरपतवार होंगे उतनी ही ज़्यादा बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार आपको सिंचाई और विट कंट्रोल आपको करना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो स्प्रे शेड्यूल बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, झुलसा और कुछ रस चूसक कीट आते हैं। ज़्यादा तो नहीं आते लेकिन जितने आते हैं वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो रोकथाम करना भाई बहुत ही ज़रूरी है। तो कीट प्रबंधन पर समझते हैं कि कीट मैनेजमेंट कौन कौन से कीट आते हैं। एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, लाल कद्दू बीटल क्योंकि बेल वर्गीय फसल है, सेमी लूपर्स, लीफ माइनर, वाइट गर्ब, इसके अलावा झुलसा, पाउडरी मिल्ड्यू, इसके अलावा आदर गलन, रस्ट, लीफ स्पॉट, उगटा रोग, पीला मोजेक, रूट रोट की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो यह जो समस्या है इस सभी से कैसे बचा जा सकता है या फिर प्रिवेंटिव रूप से सस्ते पर अच्छा स्प्रे कैसे हम कर सकते हैं और फसल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे फसल हरी भरी रहे। फर्स्ट स्प्रे 30 से 35 दिन के आसपास की फसल होती है तो सिजेंटा की एक तारा 10 ग्राम, डुपोन्ट का करजेट एम 50 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। बात करते हैं सेकंड स्प्रे। बायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी 25 ml लेना है। रोको फंगिसाइड और रोको में थाइपोनेट मिथाइल है 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे आपको कर देना है। थर्ड स्प्रे 70 से 75 दिन के आसपास की फसल होती है तो बायर कंपनी की सोलोमोन इंसेक्टिसाइड जिसमें इमिडाक्लोपिड और बीटा साइलोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है 10 ग्राम लेना है। फेंटा प्लस टॉनिक 10 ml लेना है। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की कुमान एल फंगिसाइड 40 ml लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। केवल 3 स्प्रे करना है और वो भी तब हमारी फसल पर फंगस रोग बीमारी का प्रकोप है तभी आपको स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे का अंतराल आपका कम और ज़्यादा भी रख सकते हैं इस फसल की सिचुएशन को देखकर। बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो खाद शेड्यूल बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन के आसपास की फसल क्रॉप होती है तो यूरिया उर्वरक खाद 35 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र 5 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, सल्फर 90% वाली 3 किलोग्राम, इन चारों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। शानदार आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे।
बात करते हैं सेकंड खाद 40 से 50 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और यूरिया 40 किलोग्राम, इनको तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आपको ये खाद नहीं बल्कि घुलनशील खाद को छोड़ना पड़ेगा, जैसे NPK 19-19-19, 12-61-0 फूल की अवस्था से लेकर वनस्पतिक अवस्था तक, यानी बुआई से लेकर वनस्पतिक अवस्था तक, फूल की अवस्था तक आप इन खादों को 4-4, 5-5 दिनों के अंतराल पर चला सकते हैं। इसके अलावा फल की अवस्था पर, फ्रूट स्टेज पर जब ठीक तरीके से फल की संख्या देखने के लिए मिल रही है, अच्छे से वजनदार फल आए हैं, तो इसके लिए NPK 0050, 13-045, 13-40-13 इन खादों को आप 2 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन 3-3 दिनों के अंतराल पर, 4-4 दिनों के अंतराल पर आपको एक दिन में एक खाद 4-4 दिनों का अंतर रखना है और आप ड्रिप से वेंचुरी के माध्यम से इन खादों को छोड़ सकते हैं। इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना है तो फसल काफ़ी बढ़िया और हरी भरी देखने के लिए मिलेगी। यदि पीला मोज़ेक वायरस आ रहा है तो सफ़ेद मक्खी के लिए आप ट्रैप भी लगा सकते हैं, पीला ट्रैप, नीला ट्रैप। इसके अलावा फल मक्खी की रोकथाम करने के लिए फेरोमोन फूड फ्लाई ट्रैप को ज़रूर लगाना चाहिए। फसल से 2 फीट ऊपर 1 एकड़ में 20-20 लगाने से बढ़िया काम हो जाएगा। स्टार्टिंग के दिनों पर जैसे ही रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो नीम ऑयल का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे कम खर्च पर, कम स्प्रे पर शानदार फसल तैयार हो जाएगी। जब बुआई करते हैं उस समय न्यूट्रिएंट की पूर्ति नहीं करेंगे तो पैदावार कमज़ोर होगी और पीलापन की समस्या भी देखने के लिए मिलेगी। पीलापन पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि टिंडे की फसल पर ज़्यादा सिंचाई करने की से भी पीलापन की समस्या आती है और फंगस की वजह से, रस चूसक कीटों की वजह से भी पीलापन की समस्या आती है। नाइट्रोजन की कमी, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के कारण पीलापन की समस्या आती है, तो इसलिए समय समय पर आपको न्यूट्रिएंट पूर्ति करना ज़रूरी है। लाइफ साइकिल टिंडे की जो क्रॉप है इसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा दिन की यह फसल नहीं है, मात्र 90 दिन से लेकर 110 दिन के आसपास की टोटल यह क्रॉप है, यानी लगभग 3 से 3.5 महीने के आसपास की टोटल यह क्रॉप है। लंबी फसल नहीं है, कम समय वाली यह फसल है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग तो पहली जो तुड़ाई है लगभग 50 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है। बुआई से तो फसल तैयार हो जाती है। हार्वेस्टिंग के लिए टिंडे की फसल 50 से 60 दिनों में एकदम तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। बात कर लेते हैं बाज़ार भाव यानी मार्केटिंग रेट। तो हमारे किसान भाइयों को 10 रुपये किलोग्राम से लेकर 30 रुपये के आसपास प्रति किलोग्राम की कीमतें देखने के लिए मिल जाती है। यदि ऑफ सीज़न है तो कीमत और भी अच्छी देखने के लिए मिलती है। पर एकड़ कॉस्ट यदि हम 1 एकड़ पर टिंडे की खेती करते हैं और 1 एकड़ में 33,560 स्क्वायर फीट होते हैं। यदि हम 1 एकड़ पर टिंडे की खेती करते हैं, मल्चिंग और ड्रिप को यदि ना जोड़ा जाए तो ये मान लीजिए लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है टिंडे की क्रॉप पर। मुनाफा और बेनिफिट के साथ साथ नेट प्रॉफिट, यदि हम 1 एकड़ पर टिंडे की खेती करते हैं तो कितना मुनाफा होगा, कितनी शुद्ध आमदनी होगी, आइए समझते हैं। तो मुनाफा डिपेंड करता है मार्केटिंग रेट पर और उपज पर। तो हम मार्केटिंग रेट ले लेते हैं 15 रुपये किलोग्राम यानी 1500 रुपये क्विंटल, और उत्पादन मान लीजिए हमारा होगा 100 क्विंटल, तो 15 इंटू यदि हम 100 करेंगे तो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आ जाएगा हमारा मुनाफा। अब मुनाफे में से लागत को घटा देंगे तो मुनाफा होगा हमारा 1.5 लाख रुपए और लागत 15 से 16 हज़ार घटा देंगे तो तकरीबन 1,34,000 के आसपास हमारा मुनाफा होगा। शुद्ध आमदनी हुई, नेट प्रॉफिट हुआ 1,34,000 रुपये। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 1 एकड़ से मोटा मोटी मान लीजिए 1,20,000 रुपये, 1,30,000 रुपये आप 90 दिन के आसपास की क्रॉप से कमाई कर सकते हैं, यानी कम दिन की फसल है, अच्छा मोटा मुनाफा देने वाली टिंडे की फसल है। तो इस प्रकार यदि आप खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा लाभान्वित आप टिंडे की क्रॉप से निकाल पाएंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।